जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसकेपी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज हम मगध राज का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था, विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? गिरिब्रिज राजगृह थी। और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। कौन? बिम्बिसार मगध की गद्दी पर बैठा था 544 ईस्वी पूर्व में। जो हर्यक वंश का संस्थापक था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? हर्यक वंश। जो ये बिम्बिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था। किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराया था, जो अंगराज का राजा था। उसको हराकर मगध में मिला लिया था। बिम्बिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? बिम्बिसार ने राजगृह को। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। किसने? मगध पर। बहुत लंबा दोस्तों ये राजकाल रहा उसका, बिम्बिसार का, 52 वर्षों तक का। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिम्बिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। किसके दोस्तों? किसको भेजा था? जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश के आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। किससे शादी की दोस्तों? कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, और मध्य देश जो आधुनिक पंजाब में पड़ता है उसकी राजधानी राजकुमारी थी, उसकी क्षेमा से शादी की। और इस प्रकार उसने शादी करता गया और साम्राज्य का विस्तार करता गया। दोस्तों, बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिम्बिसार का पुत्र कौन था दोस्तों? अजातशत्रु, जिसकी हत्या बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी और 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था दोस्तों? कुड़िक। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। और बिम्बिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु प्रारंभ में। अजातशत्रु ने सुयोग मंत्री का नाम बरसकार था। क्या था दोस्तों? अजातशत्रु का जो सुयोग मंत्री था उसका नाम बरसकार या बरसकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली, क्या नाम था दोस्तों? जो बरसकार या बरसकार था, इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। किसकी सहायता से? बरसकार या बरसकार की सहायता से। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी थी दोस्तों। उसके बाद वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की दोस्तों? पाटिल ग्राम की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था दोस्तों? जैन धर्म का अनुयायी था उदयन। जैन धर्म का अनुयायी अजातशत्रु भी था और बिम्बिसार भी जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन का पुत्र था जो नागदशक, वो हर्यक वंश का अंतिम राजा था। दोस्तों, पूछा जाता है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? क्या बताओगे? उदयन था हर्यक वंश का अंतिम राजा। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। किसने?
दोस्तों शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, जो 412 ईस्वी में उसे पद से हटा दिया था, जो नाग दशक का अमात्य था शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। कहाँ स्थापित की दोस्तों? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पहले पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कालाशोक था, वो पुनः उसने राजधानी पाटलिपुत्र बना दी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? नंदिवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। जो नंद वंश आया, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नई वंश मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अब दोस्तों सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। कब हुआ सिकंदर का जन्म? 356 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। क्या था सिकंदर के पिता का नाम? फिलिप। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। किसका शासक बना? फिलिप, मकदूनिया का शासक। कब? 359 ईस्वी पूर्व में। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। किसकी? फिलिप की हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस, पंजाब का शासक कौन था दोस्तों? पोरस था। पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम का नाम था पुराना दोस्तों वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। पूछा जाता है दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। किसको दोस्तों? ब्यास नदी को। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। भारत से कब लौट गया था? 325 ईस्वी पूर्व में स्थल मार्ग द्वारा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 323 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? बेबीलोन में। सिकंदर का जल सेनापति या कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। अब दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 345 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसको हराने में दोस्तों? घनानंद को हराने में, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। कौन दोस्तों? चाणक्य, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते थे, विष्णुगुप्त भी इनका नाम था। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? अर्थशास्त्र लिखी थी, जो राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। कब बैठा दोस्तों चंद्रगुप्त? 322 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो अंतिम समय था उसने चंद्रगुप्त ने अपना बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। कब हराया था सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों? 305 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर
दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए थे। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया, उसकी शादी किसके साथ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और उसके बदले में चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे शिक्षा ली थी दोस्तों? जो जैनी गुरु थे भद्रबाहु, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था दोस्तों? मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगस्थनीज किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिका के जो इंडिका है पुस्तक, वो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? मेगस्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पी यानस ने किया है। किसने किया है? जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था, उसका वर्णन दोस्तों किसने किया है? एम्पियानस ने किया है। जो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने हाथी दोस्तों? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। चंद्रगुप्त की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में। बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों कभी राजगद्दी पर बिंदुसार राजगद्दी पर कब बैठा था? 298 ईस्वी पूर्व में। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ क्या है दोस्तों? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था दोस्तों? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा गया है। किसमें? वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार या बारिसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। किस नाम का राजदूत भेजा था दोस्तों? डाइमेकस नाम का, बिंदुसार के दरबार में। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसे? डाइमेकस को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। कहाँ दोस्तों? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जो उनको इन विद्रोहों को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा था बिंदुसार ने। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किसने दोस्तों? बिंदुसार ने जो सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से क्या क्या मंगवाया था? मदिरा मंगवाया था, सूखे अंजीर मंगवाए थे और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किसके अनुसार? एथीनियस के अनुसार। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। किसने दोस्तों? जो तारानाथ थे, तारानाथ ये बौद्ध विद्वान थे, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तंगयुक्त औरंगजेब निकाय किसने लिखा था दोस्तों? तारानाथ ने, इनके द्वारा लिखा गया था। अशोक। अब दोस्तों अशोक के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक कब राजगद्दी पर बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व में। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था दोस्तों? अशोक अवंती का राज्यपाल। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कौन अभिलेख में? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। किसमें दोस्तों? पुराणों में।
अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। कहाँ दोस्तों आक्रमण किया था? कलिंग पर। कब? 261 ईस्वी पूर्व में। और कलिंग की राजधानी कौन थी? तोसली। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। कहाँ दोस्तों? किसको भेजा था? डियानीसियस को। जो मिस्र का राजा फिलाडेल्फस था उसने अशोक के दरबार में एक डियानीसियस नाम का राजदूत भेजा था। किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार दोस्तों। उपगुप्त जो नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किसने दोस्तों? जो ये उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, जो उपगुप्त था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी था। क्या नाम था दोस्तों? जो ये बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम क्या था दोस्तों? कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के पौत्र कौन थे दोस्तों? दशरथ थे, जो आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? नागार्जुन गुफा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक की माता क्या नाम था दोस्तों? शुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। क्या प्रचार के लिए दोस्तों? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसको भेजा था श्रीलंका? जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। शिलालेख का जो प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासन में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन कौन लिपि का प्रयोग किया गया दोस्तों शिलालेखों में अशोक की? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों ये ग्रीक एवं अरमाइक लिपि है, ये लिपि का जो अभिलेख है उसका अफगानिस्तान से संबंध था। जो खरोष्ठी लिपि का अभिलेख था वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले। जो शेष भारत में और बने तो वहाँ पर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभ लेख तथा नंबर 3 गुहा लेख। कौन कौन दोस्तों? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। 3 भागों में बांटा गया था अभिलेखों को। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के जो ये शिलालेख हैं इनकी संख्या कितनी है? 14 है। और इनकी खोज कब हुई? 1750 ईस्वी में। किसने की थी? पादरेटी पैंथेलर ने। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के जो शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। और कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में। अशोक के प्रमुख शिलालेख, उनके नाम। जो अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनके नाम दिए गए हैं दोस्तों, पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में क्या किया गया दोस्तों? पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसमें जो दूसरा शिलालेख था उसमें दोनों के लिए, पशु और मनुष्य के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। जो तीसरा शिलालेख है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौर पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक निकायों का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये तीसरा शिलालेख था, इसमें क्या है? इसमें जो राजकीय अधिकारी थे उनको आदेश दिया गया था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है इस शिलालेख में। जो चौथा शिलालेख है, इसमें क्या किया गया? इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। किसकी घोषणा की गई दोस्तों?
भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चौथे शिलालेख में। जो 5वां शिलालेख है इसमें क्या है दोस्तों, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है दोस्तों, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी किस शिलालेख में मिलती है, 5वें शिलालेख में मिलती है दोस्तों। अब आता है छठा शिलालेख। छठा शिलालेख को देखते हैं तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। क्या दी गई है दोस्तों, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, अपने आप को कैसे नियंत्रित करना है, छठे शिलालेख में। 7वां शिलालेख, 7वां एवं 8वां शिलालेख है ये दोनों। इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों, 7वें और 8वें शिलालेख में। जो 9वां शिलालेख है इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। किसका दोस्तों, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किसमें किया गया है, 9वें शिलालेख में। जो 10वां शिलालेख है दोस्तों, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। दोस्तों ये अगर राजा और उच्च अधिकारी किसके बारे में सोचेंगे, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, किस अभिलेख में है दोस्तों, किस शिलालेख में है, 10वां शिलालेख है उसमें दिया गया। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। किसमें दोस्तों, जो ये 11वां शिलालेख है इसमें किसकी व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या की गई है, 11वां शिलालेख है। 12वां शिलालेख, 12वां शिलालेख इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्त एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। इसमें दोस्तों 12वां जो शिलालेख है उसमें क्या किया गया है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। किसमें, 12वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख दोस्तों इसमें देखते हैं क्या कहा गया। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। दोस्तों ये कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, 13वां शिलालेख। दोस्तों माना जाता है कि कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था, उसकी वजह से उसको बाद में देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने मतलब एक अपने आप में कह दिया था कि अब आज के बाद ऐसा युद्ध करना बंद कर देंगे। 14वां शिलालेख दोस्तों, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वें शिलालेख में दोस्तों धार्मिक जीवन बिताने के लिए, किसमें, धार्मिक जीवन बिताने के लिए जनता को जो धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था वो किस शिलालेख में किया था, 14वें शिलालेख में दोस्तों। अब दोस्तों अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेख कितने हैं तो 7, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला ये प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। कहाँ स्थापित कराया दोस्तों स्तंभ लेख को, इसको पहला जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया है और जो पहले कौशाम्बी में स्थित था। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। पहले ये कहाँ था दोस्तों, टोपरा में, और किसके द्वारा दिल्ली लाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली मेरठ अभिलेख, जो स्तंभ लेख था जो दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। पहले कहाँ था दोस्तों, ये मेरठ में था और ये किसके द्वारा दिल्ली लाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की है। किसने की है दोस्तों, कार्लायल ने 1872 ईस्वी में। रामपुरवा जो स्तंभ लेख है चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की है। लौरिया अरिराज जो चंपारण बिहार में है स्थित है। ये अभिलेख कहाँ पर, कौन दोस्तों, लौरिया अरिराज। लौरिया नंदनगढ़, जो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है दोस्तों कहाँ पर है, चंपारण में बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। किस स्तंभ पर दोस्तों, लौरिया नंदनगढ़ पर ये जो मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मदेई है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। किसमें दोस्तों, जो ये रुम्मदेई अभिलेख है
इसी अभिलेख में पता चला है कि अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा दी गई थी। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। कौन सा दोस्तों? 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जो प्रथम पृथक शिलालेख है उसमें क्या घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। किसमें? ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में। जो सार एक कुना अभिलेख है जो कंदहार में है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। जो दोस्तों इसमें साम्राज्य में पहले जो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी उसके पहले चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता, उसके बाद में उसे वो पद दिया जाता था। और इसको क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहते थे इसको दोस्तों। कौन परीक्षण? उपदा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। क्या दोस्तों? सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। कौन? किसकी सहायता के लिए? सम्राट की सहायता के लिए, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस, ये दोस्तों महामात्र थे, इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर किसको कहा गया है? जासूस को। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? अशोक के समय 5 थी। और इन प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र कहते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। जो दोस्तों प्रांतों के प्रशासक हुआ करते थे उनको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषय पति के अधीन होते थे। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया? विषय में किया गया था दोस्तों। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। और मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीक। प्रशासन में सबसे छोटा गोप था। सबसे छोटा क्या था? गोप, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप कितने ग्रामों का शासन संभालता था दोस्तों? 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। दोस्तों जो ये नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था मेगस्थनीज के अनुसार, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। दोस्तों ये कुछ अर्थशास्त्र में बड़े तीर्थ दिए गए हैं और ये मौर्य प्रांत दिया गया है और उसकी राजधानी दी गई। जो मौर्य प्रांत थे 5 जो मौर्य प्रांत थे उसकी राजधानी देख लेते हैं दोस्तों। जो उत्तरापथ प्रांत था दोस्तों उसकी राजधानी तक्षशिला थी। और जो अवंती राष्ट्र था उसकी राजधानी उज्जैनी थी। और जो कलिंग था उसकी राजधानी तोसली थी। और जो दक्षिणापथ था उसकी राजधानी सुवर्णागिरी थी। और प्रासी की राजधानी जो पूर्वी प्रांत था उसकी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों उत्तरापथ की तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और कलिंग की तोसली और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्रासी जो पूर्वी प्रांत था उसकी पाटलिपुत्र। और दोस्तों अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ जो दिए गए हैं ये मंत्री अर्थशास्त्र में पढ़े थे। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। ये मंत्री कौन होता था दोस्तों? प्रधानमंत्री होता था। और ये जो पुरोहित होता था वो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र को कहते थे। दौबारिक राज की द्वार रक्षक, जो राज की द्वार रक्षक था उसे दौबारिक कहते थे। और अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष जो होता था उसे अंतर्वेदिक कहते थे। अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता, जो ये दोस्तों समाहर्ता आय का संग्रह करता था उसे समाहर्ता कहते थे। सन्निदाता, राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था उसको सन्निदाता कहते थे। प्रशासता दोस्तों कारागार का जो अध्यक्ष होता था उसे प्रशासता कहते थे। प्रदेष्ट्री, जो कमिश्नर होता था उसे प्रदेष्ट्री कहते थे। पौर, नगर का कोतवाल जो होता था उसे पौर कहते थे।
व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश जो होता था उसे व्यावहारिक कहते थे। नायक नगर रक्षक का जो अध्यक्ष होता था उसे नायक कहते थे। कार्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष जो होता था उसे कार्मांतिक कहते थे। मंत्रिपरिषद जो अध्यक्ष होता था उसे मंत्रिपरिषद कहते थे। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला उसे क्या कहते थे दोस्तों? दंडपाल। दुर्ग रक्षक क्या कहते थे? दुर्गपाल कहते थे। और दोस्तों सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसे अंतपाल कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? अंतपाल। एक बार और उनको दोस्तों देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री होता था उसे दोस्तों मंत्री कहते थे। धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था उसे पुरोहित कहते थे। सैन्य विभाग का प्रधान होता था उसे सेनापति कहते थे। और जो युवराज होता था वो राजपुत्र। दौबारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष था। और प्रदेष्ट्री कमिश्नर था। पौर नगर का कोतवाल था। व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश था। और नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष था। और कार्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला था। और दुर्गपाल दुर्ग रक्षक था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बिक्री कर। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। जो दोस्तों बिक्री कर जो था उसका जो 10 रुपये की चीज़ थी उसमें 10वां भाग, जैसे 10 रुपये की थी उसका 10वां भाग 1 हो गया, 1 रुपये देना पड़ता था। इसे बचाने वालों को जो इसे बचा लेते थे या चोरी करते थे उसे मृत्युदंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। क्या था दोस्तों? जो एग्रोनोमाई किसे कहते थे? मार्ग निर्माण अधिकारी। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। किसके दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने सैनिक थे? 50,000। जो घोड़े वाले सैनिक थे वो 50,000 थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों को पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। इसने दोस्तों चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। इतना दोस्तों इसने अपने शासन का विस्तार किया। और दोस्तों युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। कौन दोस्तों? जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। कौन दोस्तों? सेनापति। ये दोस्तों कुछ प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य दिए गए हैं। प्रशासनिक समिति और उसके कार्य। समिति कार्य जो प्रथम समिति थी उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण था उसमें। द्वितीय समिति में क्या था? विदेशियों की देख रेख। तृतीय समिति में दोस्तों जन्म मरण का विवरण था। विवरण जो रखा जाता है तृतीय समिति में रखा है। चतुर्थ में क्या रखा जाता? व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करते चतुर्थ समिति में। पंचम समिति में दोस्तों क्या था? निर्मित वस्तुओं के विक्रय की निरीक्षण था पंचम में। और षष्ठ में जो था दोस्तों बिक्री कर वसूल करना। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, जो प्रथम में था उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण, द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति में जन्म मरण का विवरण, चतुर्थ समिति में व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम समिति में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और षष्ठ समिति में बिक्री कर वसूल करना। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, सैन्य समिति एवं उनके कार्य। जो सैन्य समितियां थी दोस्तों इनके कार्य देख लेते हैं। सैन्य समिति प्रथम समिति तो जो जल सेना की व्यवस्था करती थी। प्रथम समिति में क्या था? जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय समिति में यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय समिति में पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ समिति में अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम समिति में गज सेना की देखरेख और षष्ठ समिति में
रथ सेना की देखरेख दोस्तों। जल सेना की व्यवस्था किसमें थी दोस्तों? प्रथम समिति में। यातायात एवं रसद की व्यवस्था किसमें थी? द्वितीय समिति में। पैदल सैनिकों की देखरेख किसमें थी दोस्तों? तृतीय समिति में। अश्वारोहियों की सेना की देखरेख किसमें थी? चतुर्थ समिति में। गज सेना की देखरेख पंचम समिति में थी और रथ सेना की देखरेख किसमें? षष्ठ समिति में थी दोस्तों। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? सेनापति होता था दोस्तों। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। दोस्तों जो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग था वो किसके अधीन था? महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? गूढ़ पुरुष गुप्तचर को अर्थशास्त्र में कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। अर्थशास्त्र किसने लिखी दोस्तों? चाणक्य ने। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया है। संचार किसे कहा गया दोस्तों? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करते थे जो गुप्तचर होते थे उनको संचार कहा गया। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? राजुक। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? राजुक। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहते थे दोस्तों? सरकारी भूमि को सीता भूमि। और दोस्तों बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। दोस्तों बिना वर्षा की अच्छी खेती होती थी उसे क्या कहते थे दोस्तों? अदेव मात्रक। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। किसने दोस्तों? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 किसान, नंबर 3 अहीर, नंबर 4 कारीगर, नंबर 5 सैनिक, नंबर 6 निरीक्षक एवं नंबर 7 सभासद। किसमें दोस्तों? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। क्या दोस्तों? रूपा जीवा। स्वतंत्र जो वेश्यावृत्ति को अपनाती थी उसको क्या कहते थे? रूपा जीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। तो ये नंद वंश था उसको विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ के राजा का? कश्मीर के राजा की कश्मीर का राजा था जो प्रवर्तक उससे सहायता ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो ये महापद्मनंद था घनानंद को हराने के लिए दोस्तों। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था दोस्तों? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अब कौन आ गया दोस्तों? मौर्य वंश के बाद जो शुंग वंश आया था और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहद्रथ का सेनापति था। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों। अब आ गया ब्राह्मण वंश दोस्तों। ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। जो पुष्यमित्र शुंग था वो किस जाति का था दोस्तों? ब्राह्मण जाति का। शुंग शासकों की अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। कहाँ दोस्तों? शुंग जो शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किसे पराजित किया? इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराई। किसने दोस्तों? पतंजलि ने। पतंजलि थे वो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने यज्ञ कराए थे 2 अश्वमेध। भरभूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। कौन दोस्तों? भरभूत जो स्तूप था उसका निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था दोस्तों? देवभूति। जो शुंग वंश का अंतिम शासक था वो देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। अब दोस्तों किसकी स्थापना हुई? शुंग वंश के बाद कण्व वंश की। किसने की थी कण्व वंश की स्थापना? वासुदेव ने।
किसकी हत्या करके दोस्तों? देवभूति। देवभूत कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। कौन दोस्तों? कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सुशर्मा। सिमुक को 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। किसने दोस्तों? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, जिसने सुशर्मा की हत्या की। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। कहाँ दोस्तों? सातवाहन जो आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? प्रतिष्ठान में। किसने स्थापना की थी दोस्तों? सातवाहन वंश की, सिमुक ने। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पड़ता है दोस्तों ये प्रतिष्ठान? जो आंध्र प्रदेश का औरंगाबाद जिला है, यहाँ पर प्रतिष्ठान पड़ता है। अब दोस्तों सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक। सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। कौन कौन थे दोस्तों? सिमुक से सात वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे दोस्तों? सिमुक था, सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था दोस्तों, वशिष्ठी पुत्र था और पुलमावी था और यज्ञश्री सातकर्णी था। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया। सातकर्णी ने कितने दोस्तों? 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करवाया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल में गुणाढ़ थे। कौन थे? हाल एवं गुणाढ़ थे प्रसिद्ध साहित्यकार सातवाहन शासकों के समय में। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। बृहद कथा किसने लिखी दोस्तों? गुणाढ़ ने। और सप्तशतक किसने लिखी? गाथा सप्तशतक किसने लिखी है? हाल ने। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। किसने दोस्तों? जो सातवाहन शासक थे, उन्होंने क्या किया? चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। जो दोस्तों ये ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे, इसका आरंभ किसने किया? सातवाहन शासकों ने किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि थी। कौन थी दोस्तों सातवाहनों की भाषा? प्राकृत एवं जो भाषा थी वो प्राकृत थी एवं लिपि थी वो ब्राह्मी थी सातवाहन शासकों की दोस्तों। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था दोस्तों? मात्र सत्तात्मक। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती किला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक दक्षिणावर्त के स्वामी कहे जाते थे। कौन दोस्तों? दक्षिणावर्त के स्वामी कहे जाते थे। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और ये सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कौन कौन थी दोस्तों? कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती किला का विकास। भारत के यवन राज्य। अब दोस्तों भारत के यवन राज्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। जो भारत पर जो विदेशी आक्रमण किसने किया? सबसे पहले हिंदू यूनानी ने किया, उसके बाद शकों ने किया, फिर पल्लव ने किया और फिर कुषाण ने किया। किसने? पहले हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके दोस्तों सेल्यूकस के द्वारा जो स्थापित किया गया था पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को, उसका उत्तराधिकारी था सेल्यूकस का, एंटियोकस ने अक्षुण्ण बनाए रखा था। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे दोस्तों। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया का विद्रोह किसने किया था दोस्तों? जो बैक्ट्रिया का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस प्रथम ने। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय ने, यूथिडेमस ने, डेमेट्रियस ने, मिनेंडर ने, यूक्रेटाइडस ने, एंटी आल्कीडस ने तथा हर्मेक्स ने।
इन लोगों ने दोस्तों शासन किया था दोस्तों। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने दोस्तों सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो बैक्टीरिया के शासक था डेमेट्रियस, उसने किया था। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने इसने अपनी राजधानी बनाई थी, उसे किसे बनाया था? साकल को राजधानी बनाया था। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। किसे दोस्तों? डेमेट्रियस। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मेनांडर था। जो सबसे विख्यात था दोस्तों हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात था कौन था? मेनांडर, जिसका शासनकाल कब था? 165 ईस्वी पूर्व से 145 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसकी राजधानी कहाँ थी? साकल, जो आधुनिक सियालकोट है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। ये भारत कितना बड़ा था? पहले अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, सब ये सब दोस्तों भारत में लगता था। मेनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मेनांडर ने किससे दीक्षा ली थी दोस्तों? बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? नागार्जुन, नागसेन से। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्नों अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न हैं। किसके दोस्तों? मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, जो इनकी एक पुस्तक थी, वो कौन सी दोस्तों? मिलिंद पन्नों। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों सोने के सिक्के किसके समय सबसे पहले जारी किए गए थे? हिंद यूनानियों के समय में। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई दोस्तों। किसने? हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। प्राचीन कला, जो यूनान की प्राचीन कला को क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। कौन सा दोस्तों? गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है।